नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मौर्य वंश के अंतिम क्लास में मौर्य साम्राज्य से बचे हुए महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम लोग 45 एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे और फिर व्याख्या के माध्यम से इसे अच्छी तरह समझने का भी प्रयास करेंगे। जो दोस्त इस चैनल पे नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि इससे पहले मौर्य वंश और मौर्य साम्राज्य से संबंधित ऑलरेडी 6 वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। इस वीडियो को देखने से पहले दोस्तों आप सभी मौर्य वंश से संबंधित इन 6 वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको मौर्य साम्राज्य और मौर्य वंश से संबंधित पूरी कहानी आपको अच्छी तरह समझ में आएगी, वरना सब कुछ आपको अधूरा सा लगेगा। और दोस्तों आइए अब हम लोग शुरू करते हैं आज के प्रश्न सीरीज की श्रृंखला और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल की अपेक्षा ऑप्शन है आपके सामने। ए अच्छी थी, बी खराब थी, सी समान थी, डी कुछ कहा नहीं जा सकता, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये तुलना किया गया है कि स्मृति काल जो कि गुप्त काल के पहले वाला जो काल है और गुप्त काल उस समय का जो काल है, उसकी तुलना में मौर्यकालीन समाज की में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए अच्छी थी। अब हम लोग व्याख्या में देखते हैं मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में क्या कहा गया है। मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थी। उन्हें पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी। स्त्रियों को प्रशासन में शामिल किया जाता था। स्त्री एवं पुरुष दोनों को मोक्ष यानी तलाक लेने का अधिकार प्राप्त था। तो जो तुलना की गई है स्मृति काल से, उसमें जो मौर्यकालीन समाज की महिलाएं जो थी ना, वो अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती थी। कौटिल्य ने मोक्ष शब्द तलाक के लिए प्रयुक्त किया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जहाँ जहाँ मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है वो तलाक के लिए किया है, और यह स्त्री और पुरुष दोनों ले सकते थे, यह अधिकार दोनों का था। मौर्यकालीन समाज में विधवा विवाह प्रचलित था। हम लोगों ने देखा होगा कि आधुनिक भारत के इतिहास में है, विधवा विवाह के लिए कितनी संघर्ष करना पड़ा, तब जाके इसको कानूनी मान्यता प्राप्त हुई, लेकिन उस समय में यह प्रथा थी। कुछ विधवाएं स्वतंत्र रूप से जीवन यापन भी करती थी और वो सम्मान की बात से वहाँ पे स्वतंत्र रूप से जीती थी। आज के जैसे आज भी कुछ सामाजिक बुराइयां हैं, लेकिन मौर्यकालीन समाज की जो स्त्री की बारे में चर्चा की गई है वो काफ़ी अच्छी है। और जो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी विधवाएं, उन्हें छंदवासिनी कहा जाता था। ठीक है, अर्थशास्त्र में आगे बढ़ते हैं। इस व्याख्या को आप आराम से पढ़िएगा, सुनिएगा, आपको बहुत सारे फैक्ट्स पता चल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और इसी में आगे जोड़ते हैं हम लोग समाज में। उस समय का जो समाज था उसमें वेश्यावृत्ति की जो प्रथा थी वह प्रचलित थी, यानी प्रचलन में था, तथा उसे राजकीय संरक्षण प्राप्त था। ऐसा नहीं कि राजकीय संरक्षण के अंदर में यह सारी घटनाएं होती थी। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां को रूपा जीवा कहलाती थी। इनके कार्यों का निरीक्षण गणिकाध्यक्ष करता था। संभ्रांत घर की स्त्रियां प्रायः घरों में रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों के लिए अनिष्कासनी शब्द का प्रयोग किया है। संभ्रांत माने अच्छे घर के राज परिवार की जो स्त्रियां हैं उनके बारे में कहते हैं कौटिल्य कि इन्हें अनिष्कासनी कहा जाता था और यह घर में रहती थी। आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न लेते हैं। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए पुनर्विवाह एवं नियोग की अनुमति दी गई है। ऑप्शन है आपके सामने कामसूत्र में, बी मनुस्मृति में, सी शुक्र नीतिसार में, डी अर्थशास्त्र में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी अर्थशास्त्र में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है किसके लिए? ऑप्शन ए तलाक के लिए, बी जन्म के लिए, सी मृत्यु के लिए, डी पुनर्विवाह के लिए। तो पहले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने जब मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मोक्ष शब्द का प्रयोग तलाक के लिए किया है। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन समाज में वैसी विधवाएं
जो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी क्या कहलाती थी? ए ऑप्शन रूपा जीवा, बी गणिका, सी छंदवासिनी, डी अनिष्कासिनी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, उन्हें वैसी विधवाएं जो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी उन्हें छंदवासिनी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न, मौर्यकालीन समाज में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां क्या कहलाती थी? ऑप्शन ए रूपा जीवा, बी गणिका, सी छंदवासिनी, डी अनिष्कासिनी। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पहले प्रश्न के व्याख्या में इन सब की चर्चा हम लोगों ने ऑलरेडी पहले कर लिया है, इसलिए आप लोग इसे आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। अगर आसानी से जवाब नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप व्याख्या को इत्मीनान से या सही ढंग से नहीं सुन रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रूपा जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में शामिल गणिकाध्यक्ष का कार्य था, उनका कार्य क्या था? ए सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा करना, बी राज्य में वेश्यावृत्ति का निरीक्षण करना, सी सेना के लिए सामग्री जुटाना, डी राजकीय कोष की देखभाल करना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्य में वेश्यावृत्ति का निरीक्षण करने का कार्य गणिकाध्यक्ष का था और राज्य में जो था राज्य के तरफ से इसकी अनुमति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में संभ्रांत घर की स्त्रियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ए रूपा जीवा, बी गणिका, सी छंदवासिनी, डी अनिष्कासिनी। तो रूपा जीवा जो वेश्यावृत्ति करने वाली महिला कहलाती थी, छंदवासिनी वैसी विधवाएं जो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी, और डी हो जाएगा इसका सही उत्तर अनिष्कासिनी। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में संभ्रांत घर की स्त्रियों के लिए अनिष्कासिनी शब्द का प्रयोग किया है। और मोक्ष शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो तलाक के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त शब्दों तथा उसके अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको जो सुमेलित नहीं है उसको चुनना है। तो यहाँ ऑप्शन ए है छंदवासिनी। हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं, वैसी महिलाएं, वैसी विधवा औरतें जो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी उन्हें छंदवासिनी कहा जाता था। तो ये सही है ऑप्शन बी रूपा जीवा। तो वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थी, ये भी सही है। अनिष्कासिनी, तो संभ्रांत घर की स्त्रियां अनिष्कासिनी कहलाती थी, ये भी सही है। और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में तलाक के लिए मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है। तो ये चारों ही ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ई। और ई में भी क्या? उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था तीन स्तंभ थे जिन्हें सम्मिलित रूप से कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ए त्रिपिटक, बी त्रिरत्न, सी वार्ता, डी विष्टि। तो इन्हें वार्ता कहा जाता था। अब हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में। महत्वपूर्ण पॉइंट्स को व्याख्या के माध्यम से नोट करते हैं और याद भी करेंगे एक दो बार पढ़ने के बाद। मौर्य काल की अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ थे जिन्हें इन तीनों स्तंभों को सम्मिलित रूप से वार्ता या वृत्ति का साधन कहा जाता था। और ये 3 स्तंभ कौन कौन से थे? कृषि, पशुपालन या उद्योग, और तीसरा था वाणिज्य व्यापार। और आज भी ये अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ है। कृषि आज भी प्राथमिक सेक्टर में आता है, ठीक है। तो इन 3 स्तंभ की जो श्रृंखला है वो शुरू से अभी तक चली आ रही है। पहला जो स्तंभ है कृषि, उसके बारे में, और इन तीनों स्तंभों को तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता था? वार्ता, यानी वृत्ति का साधन। कृषि, पशुपालन और वाणिज्य व्यापार। कृषि के बारे में हम लोग देखते हैं उस समय की कृषि क्या थी, कैसी थी। मौर्य काल मुख्यतः कृषि प्रधान था। आज भी हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश है। भूमि पर राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार था, दोनों का ही अधिकार भूमि पर होता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी शीताध्यक्ष कहलाता था। शीताध्यक्ष उसका क्या कार्य था? तो राजकीय भूमि की व्यवस्था करना वाला जो प्रधान अधिकारी था वो क्या होता था? शीताध्यक्ष। यही यानी शीताध्यक्ष ही भूमि कर वसूलने का भी कार्य करता था। भूराजस्व कर कौन वसूलता था? शीताध्यक्ष। और सबसे ज्यादा कर का मुख्य स्रोत क्या था? तो भूराजस्व कर, भूमि कर ही मौर्यकालीन आय का मुख्य स्रोत था। भूमि पर दासों, कर्मचारियों और कैदियों द्वारा जुताई बुआई करवाई जाती थी, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। आगे अब हम लोग देखते हैं। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जुती हुई खेत के लिए कृष्ट,
बिना जुती हुई खेत के लिए आकृष्ट, और ऊंची भूमि, जो टीलों पर होती थी, ऊंचाई पर होती थी, उसे स्थल प्रकार, इस तरह के अनेक भूमियों का उल्लेख कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया है। जुती हुई भूमि के लिए कृष्ट, बिना जुती हुई भूमि के लिए आकृष्ट, और ऊंची जो भूमि होती थी उसके लिए स्थल का शब्द का प्रयोग कौटिल्य ने किया है अपने अर्थशास्त्र में। अदेवमातक भूमि, यह वह भूमि होती थी जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी, मतलब बारिश की जरूरत नहीं होती थी, उसके बावजूद भी जिस भूमि से अच्छी उपज होती थी उन्हें, उस भूमि को अदेवमातक कहा जाता था। राज्य में आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर ही था। यह मुख्यतः उपज का 1/6 भाग होता था। और आपको याद भी होगा कि अशोक ने अपने धम्म यात्रा के दौरान जब राज्याभिषेक के 20वें वर्ष महात्मा बुद्ध के जन्मस्थली लुम्बिनी पहुंचे थे, तो उन्होंने धार्मिक कर को तो समाप्त कर दिया, साथ में जो भू राजस्व कर यानी भूमि कर जो पहले से चली आ रही थी 1/6, उसे कम करके 1/8 कर दिया था। पिछले वीडियो में इसकी चर्चा हम लोगों ने बार बार की है। तो यही मुख्यतः उपज का भू राजस्व कर जो होता था वो 1/6 भाग होता था। ठीक है। भूमि दो प्रकार के होते थे, भूमि कर दो प्रकार के होते थे, एक सेतु कर और दूसरा वन कर। चाणक्य के अनुसार भूस्वामी को क्षेत्रक, जबकि काश्तकारों को उपवास कहा जाता था। भूस्वामी के, भूमि के मालिक जो भूस्वामी होते थे उनको क्षेत्रक, और जो काश्तकार होते थे भूमि पर जो काम करते थे उन्हें उपवास कहा है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगर इस 2 स्लाइड्स के व्याख्या को आप लोगों ने इत्मीनान से सुना होगा तो आगे के बहुत सारे प्रश्न इत्मीनान से आप अच्छी तरह बना भी सकते हैं और परीक्षा में भी आप अच्छा स्कोर करके आएंगे अगर इस टॉपिक से प्रश्न आएगा तो। और परीक्षा में मौर्य काल से बहुत सारे प्रश्न आते हैं दोस्तों। मौर्यकालीन कृषि योग्य भूमि पर किसका अधिकार होता था? 10वां प्रश्न है। ऑप्शन ए राज्य का, बी कृषक का, सी ए और बी दोनों का, डी सेनानी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों का। मुख्य रूप से राज्य का ही होता था, लेकिन उसके अधिकारी कृषक भी होते थे। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो व्याख्या में हम लोगों ने इसकी चर्चा की है, आप लोग आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। ए ऑप्शन है एग्रोनोमाई, बी शुल्काध्यक्ष, सी सीताध्यक्ष, डी अक्राध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, सीताध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भूमि के लिए प्रयुक्त शब्द तथा उसके अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको सुमेलित नहीं है ये चुनना है। तो जुती हुई भूमि के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि कृष्ट शब्द का प्रयोग है अर्थशास्त्र में, और बिना जुती हुई भूमि के लिए आकृष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। और बिना वर्षा के जिस भूमि पर अच्छी उपज होती थी उसे क्या कहा गया है? अदेवमातक, अदेवमात्रिक। और जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी सुमेलित है। तो हम लोगों ने व्याख्या में देखा था ये सभी सुमेलित है। और आप अगर याद होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जुती हुई भूमि, बिना जुती हुई भूमि, अदेवमातक, वहाँ पे गलती से अदेवमात्रिक लिखा गया है। तो ये उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, जो कितने प्रकार के होते थे? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। तो भूमि कर 2 प्रकार के होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था जो वसूला जाता था उपज का कितना? ऑप्शन ए 1/8, बी 1/10, सी 1/6, डी 1/12। तो मुख्यतः सामान्य तौर पर भूमि कर जो होता था वह 1/6 होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां प्रश्न। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, सीता किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए एक देवी थी, ऑप्शन बी एक धार्मिक संप्रदाय था, सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय था, डी उसर भूमि थी। तो सीता शब्द का प्रयोग राजकीय भूमि से होने वाले आय से किया जाता है। और अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से कर, जो कर से संबंधित जो शब्द थे और उनका क्या अर्थ होता था, उनको हम लोग एक स्लाइड के माध्यम से देखेंगे। एक सूची दी गई है जिसमें एक तरफ कर है और दूसरे तरफ संबंधित विषय है। तो हम लोग इसको अच्छे से सुनेंगे और फिर 1-2 बार मन में रिपीट करेंगे, फिर दोबारा देखेंगे और ये याद हो जाएगा।
इसमें से प्रश्न बनते हैं। सीता, यह किस प्रकार का कर था? तो राजकीय भूमि से होने वाली आय, उसे सीता कर का, वो कर का नाम सीता था। भाग, यह उपज का हिस्सा होता था। प्रवेश्य, यह आयात कर होता था, आयात शुल्क, जो विदेशों से आयात होते थे उनको आयात कर के रूप में प्रवेश लिया जाता था, और यह 20% था इसका। निष्क्राम्य, यह क्या था? तो निर्यात कर था। आयात कर प्रवेश्य, और निष्क्राम्य क्या था? निर्यात कर। प्रणय क्या था? तो आपातकालीन कर, आपातकाल के दौरान जो कर लगाया उस वसूला जाता था वह प्रणय था। बलि क्या था? तो एक प्रकार का यह भी राजस्व कर था। हिरण्य क्या था? तो अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाने वाला कर, जो भूराजस्व लिया जाता था वह हिरण्य अगर लिया जा रहा है तो आपको अनाज नहीं, उसको उसके बदले आपको मुद्रा ली जाती थी, उसे हिरण्य, उस कर को हिरण्य कहा जाता था। और सेतु बंध क्या था? तो राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध सेतु प्रबंध कहलाता था, सेतु बंध कहलाता था, और इस पे जो कर लिया जाता था सिंचाई का, अगर उपयोग, जो सिंचाई के प्रबंध हेतु राज्य ने जो प्रबंध किया है, जैसे सुदर्शन झील, और अगर उस झील का प्रयोग आप करते हैं तो आपको सेतु बंध कर देना पड़ेगा, जो कि मैक्सिमम ऑलमोस्ट 1/10 भाग होता था। वृष्टि क्या थी? तो निःशुल्क श्रम एवं बेगार के लिए वृष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप इस स्लाइड को 1 से 2 बार आप रिपीट करिएगा ना, तो आपको सारे महत्वपूर्ण डाटा याद हो जाएंगे, सारे कर याद हो जाएंगे। हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उस कर को महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से रिपीट भी करवा देंगे। मौर्य काल में भाग एवं बलि थे, यह क्या थे? सैनिक विभाग, राजस्व के स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान, प्रशासकीय विभाग। तो अभी हम लोगों ने देखा कि भाग और बलि एक राजस्व के स्रोत थे। ठीक है, भाग उपज का हिस्सा, बलि एक प्रकार का राजस्व कर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजस्व के स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे भूमि कर जो अनाज के रूप में न लेकर, अनाज के रूप में न लेकर नगद वसूला जाता था, क्या कहलाता था? बलि, भाग्य, हिरण्य, सेतुबंध। तो अभी हम लोगों ने देखा था पिछले साइड में, और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हिरण्य, अनाज के रूप में न लेकर नगद वसूला जाता था, मुद्रा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में राज्य जब स्वयं सिंचाई का प्रबंध करता था तो वह क्या कहलाता था? विष्टि, सेतुबंध, हिरणी नहीं, यहाँ हिरण्य होगा, निष्क्राम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, सेतुबंध। और आपने पढ़ा भी होगा रुद्र दमन के पिछले कई वीडियो में हम लोगों ने इसकी चर्चा भी की है कि रुद्र दमन के जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। गिरनार के जो उस समय के जो राज्यपाल थे उपगुप्त के द्वारा। ठीक है, और वहाँ पे उस झील से नहरें निकाली गई थी अशोक के द्वारा, और इस झील और नहरों की मरम्मत करवाई थी रुद्रदमन के द्वारा। ठीक है, तो वही है सेतुबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन कर के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ आपको दिया गया है कर और दूसरी तरफ उससे संबंधित विषय, उसका अर्थ कौन सा कर है वो, और आपको फिर सूची मिलानी है। सीता किस प्रकार का कर था? भाग किस प्रकार का कर था? निष्क्राम किस प्रकार का कर था? प्रणय किस प्रकार का कर था? तो हम लोग जो पिछला स्लाइड में देखे हैं तो सीता एक प्रकार का राजस्व भूमि से होने वाली आय था, तो ए का 4 हो जाएगा, बी और सी मैच होते हैं। भाग क्या था? तो भाग जो था वह उपज का हिस्सा होता था, बी का हो जाएगा 3, बी का 3, बी और सी अभी चल रहे हैं सही सही। निष्क्राम्य क्या था? तो निष्क्राम था, निष्क्राम आपका हो जाएगा ये क्या कहते हैं, निष्क्राम था निर्यात कर, निर्यात कर को निष्क्राम कहा जाता था, तो सी का हो जाएगा 2, और प्रणय था आपातकालीन कर, डी का 1, यानी 4 3 2 1। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कर कहा जाता था। भाग जो होता था उपज का हिस्सा होता था। निष्क्राम निर्यात कर होता था। प्रणय आपातकालीन स्तर होता था। इसको आप लोग 1-2 बार देखिएगा, धीरे धीरे याद होते चला जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको नहीं चुनना है। ऑप्शन है ए बलि, यह एक प्रकार का राजस्व कर, तो ये सही है। ऑप्शन बी
हिरण्य तो नगद लिया जाने वाला कर, ये भी सही है। सेतुबंध यह सिंचाई कर था, ये भी सही है। विष्टि तो ये बेगारी कर है, ये भी सही, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सार्थवाह किसे कहते थे? ऑप्शन ए दलालों को, बी व्यापारियों के काफिलों को, ऑप्शन सी महाजनों को, ऑप्शन डी तीर्थयात्रियों को। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह की संज्ञा दी गई है। और मौर्यकालीन उद्योग के तहत अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो एक बार देख लेते हैं मौर्यकालीन उद्योग क्या थी। मौर्य काल का प्रधान उद्योग सूती काटना एवं बुनना था। सूत काटना और बुनना मौर्यकालीन उद्योग का प्रधान उद्योग था। उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी या गिल्ड कहा जाता है, आज भी ये मौजूद है। श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। श्रेणी का जो न्यायालय होता था उसके जो प्रधान को क्या कहा जाता था? महाश्रेष्ठी। प्रमुख व्यापारिक संगठन भी थे। श्रेणी शिल्पियों का संगठन, ठीक है, शिल्पकार जो थे, जो सूत काटना या बुनना, इनके जो संगठन को क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। व्यापारियों के संगठन को निगम कहा जाता था और महाजनों के संगठन को संघ कहा जाता था। एक बार फिर से देख लेते हैं, शिल्पियों के संगठन को श्रेणी और इसके न्यायालय का प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। व्यापारियों के संगठन को निगम और महाजनों या देनदारों के संगठन को संघ कहा जाता था। उसी प्रकार जो सार्थवाह शब्द है यह कारवा यानी व्यापारियों का प्रमुख व्यापारी था, जो कि कारवा था व्यापारियों का प्रमुख व्यापारी और यह अनाज से संबंधित था। ठीक है, तो इसका आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन प्रमुख व्यापारिक संगठनों में से निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ए श्रेणी शिल्पियों का संगठन सही है, निगम व्यापारियों का संगठन सही है, संघ महाजनों का संगठन सही है, सार्थवाह अनाज से संबंधित व्यापारिक काफिला कारवा जो थी ये भी सही है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। मौर्यकालीन राजकीय मुद्रा थी। राजकीय मुद्रा क्या थी? पन्न, रुपया, दिनार, आहत। तो मौर्यकालीन राजकीय मुद्रा पन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग मौर्यकालीन राजकीय मुद्रा के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं व्याख्या के माध्यम से। मौर्यकालीन राजकीय मुद्रा पन थी। ठीक है, मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूप दर्शक कहलाता था। मुद्रा परीक्षण करने वाला अधिकारी रूप दर्शक कहलाता था। राज्य के शीर्षस्थ अधिकारियों को, जो शीर्ष पर होते हैं, उन अधिकारी को 48,000 पन दिया जाता था वेतन के रूप में, और जो निचले स्तर के अधिकारी होते थे, सबसे निम्न स्तर के अधिकारी को 60 पन वेतन मिलता था। पन जो क्या होते थे? तो वह 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता था। पन जो होते थे चांदी के सिक्के होते थे। चांदी के 3/4 3/4 का एक के बराबर चांदी का एक सिक्का होता था पन। और इसके दौरान जो राजकीय मुद्रा पन के अलावा मयूर, पर्वत और अर्धचंद की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं भी मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी। आहत मुद्रा जो होती थी उन जो कि रजत होती थी वो मौर्य मयूर, पर्वत और अर्धचंद की छाप वाली आहत मुद्रा भी इस समय की मान्य मुद्रा थी। लेकिन राजकीय मुद्रा क्या थी? पन थी, जो चांदी के सिक्कों की होती थी। एक बार हम लोग देख लेते हैं। जो मौर्यकालीन राजकीय मुद्रा थी वो तो पन थी, और वो किसकी बनी होती थी? चांदी का जो बना होता था उस मुद्रा को करसापन, पन और धारण कहा जाता था। सोने से बनी जो मुद्रा होती थी उन्हें सुवर्ण और निष्क कहा जाता था, और तांबे के बने सिक्के को मासक और काकनी कहा जाता था। तो एक बार देख लेते। सोने से बनी स्वर्ण और निष्क, चांदी से बनी कारसापर, पन और धारण, और तांबे से बनी मासक और काकनी, ये मुद्राएं थी। अब अगला प्रश्न लेते हैं। मौर्यकालीन मुद्राओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मौर्यों की राजकीय मुद्रा पन थी, तो सही है। मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूप दर्शक कहा जाता था, ये भी सही है। राज्य के शीर्षस्थ अधिकारियों को 48,000 पन तथा सबसे निचले स्तर के अधिकारियों को 60 पन वेतन मिलता था, ये भी सही है। पन 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था, ये भी सही है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। 1, 2, 3 और 4 सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 25वां प्रश्न। चांदी के बने मौर्यकालीन मुद्राएं क्या कहलाती थी? करसापन, पन, धारण, उपरोक्त सभी। तो चांदी के बने ये सभी मुद्राएं जो थी
करसापन, पन और धारण, ये सभी मुद्राएं चांदी के बने होते थे, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और हम लोग पिछले पर यहाँ पे हम लोग देखे भी थे, चांदी के जो करसापन हो गया, पन हो गया, धारण, ये चांदी के बने हो सिक्के थे। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। स्वर्ण धातु से बनी मौर्यकालीन मुद्राएं क्या कहलाती थी? सुवर्ण, निष्क, ए और बी दोनों, यानी सुवर्ण और निष्क दोनों, करसापन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौर्यकालीन तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे? मासक, काकनी, ए और बी दोनों, यानी मासक और काकनी दोनों, और डी ऑप्शन है निष्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों ने जो सूची देखी थी उसमें तांबे के सिक्कों को मासक और काकनी दोनों कहलाते थे, इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन वाणिज्य एवं व्यापार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? आपको गलत विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है मौर्य काल में व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। बी ऑप्शन है इस समय भारत का व्यापार रोम, बाह्य जो व्यापार होता था, विदेशों में जो व्यापार होता था वो रोम, सीरिया, फारस, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था। सी ऑप्शन है तक्षशिला पूर्वी तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। डी ऑप्शन है भृगुकक्ष यानी भरौज, उसे भरौज भी कहा जाता है, कल्याण तथा सोपारा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित था। आपको इसमें से कौन सा विकल्प गलत है ये चुनना है। तो इसमें से बाकी ए, बी और डी सही है। जो तक्षशिला था यह कोई बंदरगाह नहीं था, और जो पूर्वी तट पर जो बंदरगाह था उसके नाम थे ताम्रलिप्ति और अरिकमेडु। तक्षशिला तो वैसे भी पश्चिमी भारत का पार्ट है जो पाकिस्तान में पड़ता है, उत्तर पश्चिम में, और यहाँ पे कोई बंदरगाह नहीं है, ये तो भू आबद्ध क्षेत्र है। ठीक है, तो यह किसी समुद्र से जुड़ा नहीं हुआ है, इसलिए ये गलत है, सी ऑप्शन गलत है। हम लोग व्याख्या के माध्यम से इसको समझते हैं। मौर्यकालीन जो थे वाणिज्य व्यापार के बारे में एक बार व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। मौर्य काल में व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के व्यापार होते थे, यानी देश में भी और देश के बाहर भी। जल एवं स्थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था, जल से और स्थल मार्ग से भी व्यापार, पश्चिमी देशों के साथ स्थल मार्ग से और पूर्वी देशों के साथ जल मार्ग से। कुछ अरब देशों के, पश्चिमी देशों के साथ जल मार्ग से भी व्यापार होता था, जो कि आज भी होता है अरब सागर होते हुए। और जो बाह्य व्यापार होता था वो रोम, सीरिया, फारस, मिस्र, श्रीलंका, चीन तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था। मौर्य काल में चीन से रेशम, ताम्रपर्णी से मोती, नेपाल से चमड़ा, सीरिया से मदिरा और पश्चिम एशिया से घोड़े का आयात होता था। आपको याद भी होगा कि एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार ने 3 चीजें मांगी थी, जिसमें अंगूरी मदिरा भी शामिल था। 2 चीजें तो उसने दे दी थी, एक जो दार्शनिक वह उसने नहीं दिया था। इस विदेशी व्यापार के लिए ताम्रलिप्ति एवं अरिकमेडु पूर्वी तट पर तथा भृगुकक्ष जिसे भरौज कहा जाता है वर्तमान में, सोपारा और कल्याण पश्चिमी तट के बंदरगाह थे। पूर्वी तट पे कौन कौन से बंदरगाह थे? तो ताम्रलिप्ति और अरिकमेडु, और पूर्वी तट पे ये बंदरगाह थे, और पश्चिमी तट पर भृगुकक्ष इसे भरौज कहा जाता है, सोपारा एवं कल्याण ये सभी पश्चिमी तट के बंदरगाह थे। इन बंदरगाहों में ताम्रलिप्ति जो था वह पूर्वी तट का तथा भृगुकक्ष यानी भरौज पश्चिमी तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ये दोनों ही महत्वपूर्ण थे, पूरब में ताम्रलिप्ति और पश्चिम में भृगुकक्ष। आंतरिक व्यापार के जो मुख्य केंद्र थे वो तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशाम्बी तथा तोसली जो कलिंग की राजधानी थी, यह आंतरिक व्यापार के मुख्य केंद्र थे, यानी व्यापारिक नगर के रूप में थे। आगे बढ़ते हैं। अगर इस व्याख्या को आपने अच्छे से सुना होगा तो आगे के कई सारे प्रश्न आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। मौर्य काल में पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ए ऑप्शन है भृगुकक्ष यानी भरौज, बी सोपारा, सी कल्याण, डी ताम्रलिप्ति। तो पूर्वी तट पे 2 बंदरगाह थे, एक ताम्रलिप्ति और अरिकमेडु, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ताम्रलिप्ति। अगला प्रश्न लेते हैं, 30वां प्रश्न आज का। मौर्य काल में पश्चिमी तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह था, कौन सा था? भृगुकक्ष, सोपारा, कल्याण, ताम्रलिप्ति। तो पश्चिमी तट पे तो 3 बंदरगाह थे, एक भृगुकक्ष हो गया, दूसरा सोपारा, तीसरा कल्याण। ताम्रलिप्ति तो पूर्वी तट पे था, और इन तीनों पश्चिमी तट के बंदरगाहों में जो भरौज था यानी भृगुकक्ष वह
सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी माल पर लगने वाला शुल्क क्या कहलाता था? अभ्यांतर, बी आतिथ्य, सी निष्क्राम्य, डी प्रवेश्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आतिथ्य। विदेशी माल पर जो अतिरिक्त शुल्क लगता था उसे आतिथ्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं। व्यापार शुल्क 3 प्रकार के होते थे, एक बाह्य, एक अभ्यांतर और एक आतिथ्य। स्वदेश में उत्पन्न वस्तुओं पर लिया जाने वाला शुल्क बाह्य कहलाता था। राजधानी में लिया जाने वाला जो शुल्क था वह अभ्यांतर कहलाता था, और विदेशी माल पर वसूल किए जाने वाला जो शुल्क था वह आतिथ्य कहलाता था। और इसी प्रकार निर्यात पर निष्क्राम्य और आयात पर प्रवेश लगाया जाता था। और इसकी चर्चा हम लोगों ने सूची में, कर वाली सूची में भी देखा था। आयात कर था, आयात पर प्रवेश और निर्यात पर निष्क्राम कर लगाया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। विदेशों से आयातित वस्तु पर कौन सा शुल्क लगाया जाता था? तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर विदेशों से आयातित वस्तु पर हम लोग प्रवेश्य लगाते थे। ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। यहाँ पे आप व्याख्या में देखे होंगे, विदेशों से आयातित वस्तु पर प्रवेश्य लगाया जाता था और निर्यात वाले वस्तु पर निष्क्राम लगाया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको गलत उत्तर चुनना है। ए ऑप्शन है बाह्य। अभी हम लोगों ने व्याख्या में सबकी चर्चा की है, उसको प्रश्न उत्तर के माध्यम से देख लेते। बाह्य तो स्वदेश से उत्पन्न वस्तु पर लिया जाने वाला शुल्क था, सही है। अभ्यांतर तो यह राजधानी के लिए अलग से शुल्क वसूला जाता था। ठीक, और सी ऑप्शन है आतिथ्य, तो विदेशी माल पर वसूल किया जाने वाला शुल्क आतिथ्य कहलाता था। और डी है प्रवेश्य, विदेशों से निर्यातित वस्तुओं पर लगने वाला कर जो था वह निष्क्राम्य था, ना कि प्रवेश, इसलिए इसका ये गलत है, डी गलत है। विदेशों से निर्यातित वस्तुओं पर निष्क्राम लगता था और आयातित पर प्रवेश लगता था, इसलिए डी गलत है, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत नगर प्रशासन का प्रधान क्या कहलाता था? ऑप्शन ए नायक, बी दंडपाल, सी नागरक, डी पुरोहित, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो नगर प्रशासन के प्रधान जो प्रशासक थे उसको नागरक कहा जाता था। व्याख्या में हम लोग एक बार मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन के बारे में देख लेते हैं व्याख्या के माध्यम से। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था पर भी विशेष बल दिए जाते थे। नगर प्रशासन के प्रधान को नागरक, नागरिक नहीं नागरक, नागरक कहा जाता था, नागरक होगा। नगर का जो प्रशासन था 30 सदस्यों वाली 6 समितियों के माध्यम से संचालित होता था। 30 सदस्य होते थे, टोटल 6 समितियों में 30 सदस्य होते थे, और प्रत्येक समितियों में 5-5 सदस्य होते थे। 6 समितियां होती थी, हर समिति में 5-5 सदस्य होते थे, और टोटल कितना हो गया? 30। तो वही नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली 6 समितियों के माध्यम से संचालित होता था, और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे, जिनका महत्वपूर्ण कार्य क्या था? इन समितियों का कार्य था उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, विदेशियों की देखरेख, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, वाणिज्य व्यापार की देखरेख, बनाई गई वस्तुओं का निरीक्षण तथा बिक्री कर वसूलना। इन 6 समितियों का मुख्य कार्य यही था। आगे हम लोग देखते हैं ये 6 समितियां कौन कौन सी थी। प्रथम समिति कौन थी, द्वितीय समिति थी कौन थी, तृतीय समिति कौन थी। दोस्तों मैंने काफ़ी डीप में जाकर आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कि जिससे आप ना किसी भी स्तर के एग्जाम में आप इत्मीनान से सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सको, मेरा यही प्रयास है दोस्तों। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं मौर्य काल से। जो अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में अगर कोई टॉपिक है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मौर्य काल से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो 6 समितियां थी, जो प्रशासनिक मौर्यकालीन जो नगर के प्रशासन के लिए जो 6 समितियां थी, उसमें प्रथम जो समिति थी उनका कार्य था उद्योग एवं शिल्पकार का निरीक्षण। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख, द्वितीय समिति थी। और तृतीय समिति का कार्य था जन्म मरण का विवरण, यानी ये जनगणना से संबंधित है। ठीक है। चतुर्थ समिति का क्या कार्य था? तो व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल, चतुर्थ समिति। पंचम समिति का कार्य क्या था? तो निर्मित वस्तुओं की देखरेख करना, जो प्रोडक्शन होता था जिन वस्तुओं का, उनकी देखरेख पंचम समिति करती थी। और छठी जो षष्ठ समिति थी, इसका कार्य था बिक्री कर वसूलने का कार्य इन्हीं का था। तो इन समितियों को आप एक बार इत्मीनान से आप अपने मन में रिपीट करिएगा, याद हो जाएगा। प्रथम समिति उद्योग और शिल्प का निरीक्षण,
द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख। तृतीय समिति जन्म मरण का विवरण, जनगणना से संबंधित थी। चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य की देखभाल। पंचम समिति निर्मित वस्तुओं की देखभाल और छठी समिति बिक्री कर वसूलने का कार्य करती थी। अगला प्रश्न लेते हैं, नगर के प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संचालन हेतु कितनी समितियों के गठन की सूचना मिलती है? ऑप्शन ए 10, बी 5, सी 30, डी 6। तो टोटल 6 समितियां थी और हर समिति में 5-5 सदस्य होते थे। टोटल 30 सदस्यों को 6 समितियों में विभाजित किया गया था और हर समिति में 5-5 सदस्य होते थे। अभी हम लोगों ने चर्चा की थी। और नगर प्रशासन के प्रधान अधिकारी को नागरिक कहा जाता था। ठीक है, नगर के प्रशासन हेतु बनाई गई समितियों में प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? तो प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। टोटल 6 समितियां होती थी, कुल 30। अगला प्रश्न लेते हैं, नगर प्रशासन के लिए बनाई गई 6 समितियों में से उद्योग और शिल्प का निरीक्षण कौन सी समिति करती थी? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो यह कार्य प्रथम समिति करती थी, इसलिए इसका उद्योग और शिल्प का निरीक्षण प्रथम समिति द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म मरण का विवरण से संबंधित कार्य कौन करती थी? नगर प्रशासन के लिए बनाई गई 6 समितियों में से जन्म मरण का विवरण से संबंधित कार्य कौन सी समिति करती थी? तो आप याद करिए, व्याख्या को अच्छे से सुने होंगे तो सही जवाब दे देंगे। और यह कार्य करती थी तीसरी समिति। ठीक है, प्रथम समिति कौन सा कार्य करती थी? उद्योग और शिल्प का निरीक्षण। तृतीय समिति कार्य करती थी जन्म और मरण का विवरण तैयार करना, उससे संबंधित कार्य। अगला क्वेश्चन, नगर प्रशासन के लिए बनाई गई 6 समितियों में से विदेशियों की देखरेख से संबंधित कौन सी समिति थी? तो अगर आपने व्याख्या को याद किया होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख से संबंधित कार्य करती थी। अगला प्रश्न लेते हैं, आज का 40वां प्रश्न, नगर प्रशासन के लिए बनाई गई 6 समितियों में से व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल से संबंधित कौन सी समिति थी? प्रथम समिति, द्वितीय समिति, तृतीय समिति, चतुर्थ समिति। तो प्रथम समिति नहीं, ये शिल्प और से संबंधित थी। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख से संबंधित थी। तृतीय समिति का कार्य था जन्म मरण का देखरेख करना और चतुर्थ समिति का कार्य था व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करना। इसलिए सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर प्रशासन के लिए बनाई गई 6 समितियों में से बिक्री कर वसूलने से संबंधित कार्य कौन सी समिति करती थी? तो अगर सूची देखे होंगे तो यह समिति छठी समिति का कार्य था, बिक्री कर व वसूलने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग इन सबको एक बार कूट के माध्यम से याद कर लेते हैं। मौर्यकालीन प्रशासनिक समिति और उसके कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित, यहाँ सुमेलित नहीं होगा दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सुमेलित वर्ड नहीं है, गलती से ये लिखा गया है। आपको कूट मिलाना है और फिर सही उत्तर देना। प्रथम समिति का क्या कार्य था, आप बताइए। तो प्रथम समिति का कार्य था उद्योग और शिल्प का कार्य निरीक्षक करना। यह वर्ड कहाँ लिखा हुआ है? तो 4 में लिखा हुआ है। तो ए का हो जाएगा 4 और 4 से संबंधित 3 ऑप्शन है, बी, सी और डी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आपका टेस्ट ले रहे हैं, अपना टेस्ट खुद दीजिएगा। द्वितीय समिति का कार्य क्या था, याद करिए। द्वितीय समिति का कार्य था विदेशियों की देखरेख करना और यह 2 नंबर में है, तो बी का हो जाएगा 2 और इसका अब जा रहा है बी में 2 है। तो उसके बाद कोई नहीं, फिर भी हम लोग ट्रायल मारेंगे क्योंकि ई ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तृतीय समिति का क्या कार्य था, याद करिए दोस्तों। तो जन्म मरण का विवरण तैयार करती थी, उससे संबंधित कार्य करती थी तृतीय समिति। तो बी ही होगा, 4, सी का 3 और चतुर्थ समिति का कार्य था व्यापार और वाणिज्य की देखरेख करना। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 4, 2, 3, 1। प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्प, द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख, तृतीय समिति जन्म मरण, चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य, पंचम समिति निर्मित वस्तुओं की देखरेख, षष्ठी समिति बिक्री कर वसूलना। हमको उम्मीद है दोस्तों कि आपको याद हो गया ये 6 समितियां। अगर नहीं याद है इसका मतलब आप ध्यान से बातों को नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था?
प्रदेष्टा, नागरक, नायक, व्यवहारिक तो नायक कहलाता था। दोस्तों कल के वीडियो में आपने जो सूची देखी थी 18 तीर्थों की, उसमें इसका भी नाम था। अर्थशास्त्र के अनुसार 18 तीर्थों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। एक बार हम लोग देख लेते हैं, जो सैन्य व्यवस्था थी ना, उसमें प्रधान अधिकारी जो नायक था, उसके भी 6 समितियां होती थी। नगर प्रशासन की तरह सैन्य व्यवस्था के संचालन हेतु 30 सदस्यों वाली 6 समितियों के माध्यम से सैन्य व्यवस्था का भी संचालन होता था, और प्रत्येक समिति में उसी तरह 5-5 सदस्य होते थे। वो तो नगर प्रशासन की व्यवस्था थी, अब यह सैन्य व्यवस्था है। और इसमें भी प्रथम समिति का कार्य था जल सेना की व्यवस्था करना, द्वितीय समिति यातायात एवं रसद की व्यवस्था करना, तृतीय समिति पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी, चतुर्थ समिति जो थी वो अश्वरोहियों की सेना को देखरेख करती थी, पांचवी जो समिति थी वह गज यानी हाथी की सेना को देखरेख करती थी, और छठी समिति रथ सेना का रखरखाव करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। मौर्य काल में राजा को सलाह देने के लिए एक समिति हुआ करती थी, जिनके नियुक्ति के समय किया जाने वाला परीक्षण किस नाम से जाना जाता था? उस परीक्षण को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए संलेखना परीक्षण, बी उपधा परीक्षण, सी संथारा परीक्षण, डी गोचर परीक्षण। तो यह परीक्षण को उपधा परीक्षण कहलाता था। जो इंटरव्यू होती थी इसका नाम था उपधा परीक्षण। आज के इंटरव्यू के समान है, आज के जो टेस्ट होते उसके समान था, उससे कहीं टफ था, क्योंकि राजा की सुरक्षा का बात था, राजा को सलाह देने की जो समिति थी। तो अब व्याख्या में देख लेते हैं। मौर्य काल में राजा को सलाह देने वाली एक समिति हुआ करती थी, और इन समिति के जो मंत्री होते थे इनकी नियुक्ति चरित्र आचरण को भली भांति जांच करने के बाद ही की जाती थी, और इस परीक्षण को उपधा परीक्षण का नाम दिया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। मेगस्थनीज के हेराक्लीज से किस देवता का बोध होता है? यानी मेगस्थनीज ने हेराक्लीज शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया है? ए शिव, बी विष्णु, सी ब्रह्मा, डी बुद्ध। तो यूनानी भाषा में जो विष्णु को मेगस्थनीज ने हेराक्लीज कहा है। मेगस्थनीज ने धार्मिक व्यवस्था में डायोनिसस एवं हेराक्लीज की चर्चा की है। 2 तरह के देवता की चर्चा की है, और इसकी पहचान वर्तमान के शिव और विष्णु से की जाती है। डायोनिसस मेगस्थनीज ने शिव के लिए और हेराक्लीज विष्णु के लिए इन शब्द का प्रयोग किया है। तो दोस्तों आज का जो ये 45 MCQ की जो सीरीज थी वो यहीं समाप्त होती है, और इसी के साथ मौर्य वंश और मौर्य साम्राज्य भी यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों 7 वीडियो हैं टोटल, इस वीडियो को मिलाकर मौर्य राज्य और मौर्य प्रशासन, मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य से संबंधित। दोस्तों ये वीडियो 7 इसलिए हैं क्योंकि मैंने इसको प्राचीन बिहार के इतिहास के उद्देश्य से और प्राचीन भारत के उद्देश्य से, इन दोनों को मिला के ये वीडियो बनाई है कि अगर आप जब आप एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे ना, तो आपको इसी वीडियो से सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। अलग से आपको एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की ज़रूरत नहीं होगी पढ़ने के लिए, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग गया। मैंने एक ही बार में दोनों टॉपिक को कवर कर लिए। आगे हम लोग फिर से रफ्तार पकड़ेंगे, और मौर्योत्तर काल फिर गुप्त करते हुए हम लोग प्राचीन बिहार के इतिहास को समाप्त करेंगे 2 से 3 क्लास के अंदर में। फिर हम लोग ज्योग्राफी, बिहार के ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे, और आधुनिक भारत की जो श्रृंखला चल रही थी जो बीच में रुकी हुई है उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। और करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है इस चैनल पे। स्टडी अफेयर्स का जो यूट्यूब चैनल है इस पे प्रतियोगिता दर्पण और SPD के अभी 2 सीरीज चल रहे हैं। हर सैटरडे संडे को इसका टेस्ट लिया जाता है। तो आप लोग वीडियो के माध्यम से आप लोग इस चैनल से बने रहिए, और अपने सुझाव जो हो इस चैनल के लिए, जो आपको लगता हो कि ये उपयोगी है, तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है, आपके सुझावों का हमेशा इंतजार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।